हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे। उनमें उनके रहते हुए उनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं, मुख्य घटनाएं हुई, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनते हैं। और इनके साथ एक एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैक्लो मिनट को शामिल किया जाता है। बाद में वो मैक्लो मिनट कमेटी बनाई जाती है एजुकेशन रिफॉर्म के। तो ये भी पूछा जाता है मैक्लो मिनट कमेटी किस गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई थी और ये किसके रिफॉर्म के लिए। तो हायर एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए मैक्लो मिनट कमेटी का गठन किया जाता है। और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है। ये जो हमारे देश में जो मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है इन्हीं के टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है, इसलिए इन्हें मॉडर्न एजुकेशन का पिता कहा जाता है। और इनके समय जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पहले से मूवमेंट चली आ रही थी राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाल में, उसे एवोल्यूशन एक्ट के द्वारा, सती एक्ट, एवोल्यूशन ऑफ सती एक्ट के द्वारा उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। 1829 में एवोल्यूशन ऑफ सती आती है, 1829 में आप याद करेंगे। और एजुकेशन पर रिफॉर्म और रेजुलेशन पास होता है 1835 में, जिसमें एजुकेशन रिफॉर्म लाया जाता है और इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिजनेट कर दिया जाता है। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है इंडिया का। पहले जो पर्शियन जो लैंग्वेज होती थी और भी लैंग्वेज थी, तो उसको खत्म करके इंग्लिश को बढ़ावा दिया जाता है। और ये जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनमें से सबसे लिबरल अगर होता है कोई, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक का ही नाम आता है। ये गवर्नर जनरल पहले से मद्रास के गवर्नर बनते हैं, उसके बाद बंगाल के बनते हैं, फिर बाद में इन्हें भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और एक और कारण इनका इम्पोर्टेंट है, जो ठगी होती थी, रॉबरी होती थी हाईवे पर, तो उसको स्लिम मैन के नेतृत्व में उसको खत्म किया जाता है इन्हीं के कार्यकाल में। तो ये भी पूछा जाता है, पिछले बार बीपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछी थी। तो सप्रेशन ऑफ ठगी कर्नल सुलीमेन के द्वारा किया जाता है 1830 में। और जो राजा मैसूर है उनको डिपोज कर दिया, उनको हटा दिया जाता है। और जो टेरिटरी होती है किंगडम की, मैसूर किंगडम की, उसको ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल कर लिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनेक्सेशन इनके रूल में भी जारी रहता है। और जो असम जो चाचर हुआ करती थी, और जंतिया 1832 में, कुर्ग 1834 में, माल एडमिनिस्ट्रेशन के मिस गवर्नमेंट के चार्ज पर इसको ब्रिटिश टेरिटरी गवर्नमेंट में इंडिया में शामिल कर लिया जाता है। और इनके कार्यकाल में ही आगरा प्रोविंस का स्थापना किया जाता है। आगरा प्रोविंस जो प्रोविंशियल यूनाइटेड प्रोविंशियल का अंग हुआ करती थी, उसको अलग करके 1834 में अलग प्रोविंस का दर्जा दिया जाता है। और इनका जो रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप था वो बहुत ही एक सम्मानजनक था, और ये बहुत ही इंडिया में इस दोस्ती का बहुत चर्चा थी। फिर इनके बाद सर चार्ल्स मेटकाफे बनते हैं, और मेटकाफे का एक ही कार्य इंपॉर्टेंट है, वो प्रेस को आज़ादी दिलाते हैं। और जो भी सेंसरशिप या रिस्ट्रिक्शन प्रेस पर लगे रहते हैं उसको हटाने का काम लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफे के द्वारा किया जाता है। तो इसके कार्यकाल को आप एक ही तरह से याद कर सकते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड बनते हैं, उसके बाद सर चार्ल्स मेटकाफे के बाद ऑकलैंड बनते हैं। ऑकलैंड से अफगान वार जो स्टार्ट होता है उससे याद कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा सप्रेशन होता है अफगान वार में, और ये अफगान वार किया जाता है कि जो बफर स्टेट बनाया जाए। बफर स्टेट इसलिए कि जो बाकी जो बाहरी हमला करें, आक्रमण करें, वो इंडियन टेरिटरी सुरक्षित रहे। और वो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट, जैसे आज नेपाल है बफर स्टेट है, उसी तरह बफर स्टेट बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान को। तो इसको याद कर सकते हैं, ऑकलैंड से, अफगान से याद कर सकते हैं। और इनके समय ही जीटी रोड का निर्माण NH-31 जो NH-32 आज के डेट में NH-31 के नाम से जाना जाता है, NH-32 का जो दोनों जोड़कर जीटी रोड बना है, उसका निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में होता है। शुरुआत तो मैं उनका याद करे होंगे शेरशाह सूरी के द्वारा, लेकिन इनके कार्यकाल में निर्माण किया जाता है। फिर उनके बाद लॉर्ड एलन बोरो बनते हैं
और जो अफगान बार है उसको समाप्त करते हैं, और सिंध प्रोविंस है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर है उसको ब्रिटिश टेरिटरी में 1843 में शामिल कर लिया जाते हैं। और ये स्लेवरी जो दास प्रथा थी इसको खत्म करने का श्रेय लॉर्ड एलन बैरो को जाता है। ये भी पूछा जाता है बाकी सब एग्जाम में और पीसीएस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और ग्वालियर के साथ जो युद्ध होता है 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में ही किया जाता है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग बनते हैं फर्स्ट, उनका कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। और इनके समय जो फीमेल इन्फेंटाइसाइड होता था उसको खत्म किया जाता है, बच्चियों का जान लिया जाता था जन्म के बाद, उसको खत्म कर दिया जाता है। जो नर बलि चढ़ाया जाता था, जो लड़कों की नर बलि चढ़ाई जाती थी भगवान को, देवता को सामने, तो उसको भी खत्म करने का इनका श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग का। और इनके समय ही एंग्लो सिख वार स्टार्ट हो जाता है। 1845 से 46 के बीच इनके कार्यकाल में ही सिख वार चलता है, एंग्लो सिख वार। फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी बनते हैं जिनका कार्यकाल 8 साल के लिए होता है। और ये वो बहुत बड़े इंपेरियलिस्ट और कॉलोनिस्ट रहते हैं, और जितने भी इंडिया में टेरिटरी को, ब्रिटेन टेरिटरी को बढ़ावा देते हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ावा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में होता है। ये बाहरी जो इंडियन के बाहर जो पड़ोसी देश हैं उसको भी इंडिया में शामिल करने की कोशिश करते हैं, और जो इंटरनल प्रिंसिली स्टेट जो आज़ाद थे उनको भी विलय करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ थ्योरी से। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ थ्योरी किसका है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत की जाती है। और जो हेरिडेटरी और सक्सेसर जो राजा के द्वारा डिप्यूट किया गया था उसको समाप्त कर दी जाती है, जिनका संतान बच्चे नहीं होते थे। तो इस तरह से सतारा को 1848 में ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया जाता है। जयपुर एंड संबलपुर को 1849 में, बगात को 1850 में, उदयपुर जो मध्य प्रदेश का है 1852 में, नहीं कि राजस्थान का है, और झांसी का 1853 में, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा बाद में विरोध किया जाता है, रिवोल्ट किया जाता है। तो ये भी 1853 में, 1857 में क्रांति होती है। उसके बाद नागपुर को 1854 में विलय कर लेते हैं। अवध को सबसे लास्ट में विलय ब्रिटिश टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ थ्योरी पर। और इनका कार्यकाल ये भी कहा जाता है कि ये भारत के आधुनिक भारत के निर्माता थे। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे रेलवे का, पोस्टल सर्विस का, टेलीग्राफ का स्टेशन इन्हीं के कार्य में फाउंडेशन रखा जाता है। और फर्स्ट रेलवे जो बॉम्बे से थाने के बीच चली थी इन्हीं के कार्यकाल में शुरुआत की गई थी। और जो टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम लागू किया जाता है कलकत्ता से आगरा के बीच, इन्हीं के कार्यकाल में 1853 में दोनों का टाइम पीरियड होता है। और इन्हीं के समय चार्टर्ड एक्ट 1853 पास होता है। इसके प्रोविजन के तहत आईसीएस के एग्जाम सभी के लिए ओपन कर दिया जाता है। और ये दोनों जगह एग्जाम होता है, लंदन और इंडिया में भी इसका एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और जो इन्हीं के समय एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854 में लागू किया जाता है, जिसके तहत इसे बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया है। तो ये मैग्ना कार्टा है, ये बहुत बड़े स्तर पर स्टार्ट की जाती है, रिफॉर्म लिया जाता है, इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में, डलहौजी कार्यकाल में इम्पोर्टेंट है। और जो सेकेंड एंग्लो बर्मा वार होता है ये 1852 में होता है। बाद में बर्मा को, जो लोअर बर्मा है, उसे इंडिया में मिला दिया जाता है। आप देखेंगे बाद में आज़ादी के समय 1935 में बर्मा को आज़ाद कर दिया जाता है फिर से। अवध को मिस गवर्नमेंट के चार्ज पर शामिल कर लेते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और संस्थाल जो रिविलियन होता है, अपराइजिंग होता है, विरोध होता है, संस्थाल जो राजमहल हिल्स में है, झारखंड में है आज के डेट में, वो सिंधु और कान्हो के नेतृत्व में इनके ही कार्यकाल में विरोध किया जाता है। ब्रिटेन का, लंदन का जो टेरिटरीज है उसको हथियाने की कोशिश की जाती है आदिवासियों का, तो इसके द्वारा सिंधु और कान्हो ब्रदर उसके नेतृत्व करते हैं। और ये रिविलियन राजमहल हिल्स में होता है। और इनके द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है 1856 में, जो विधवा का पुनर्विवाह होता है, और जिसका समर्थन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया जाता है। और फिर से ये जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है इसे शिमला शिफ्ट करते हैं। जो भी ब्रिटिश इंडिया का मिलिट्री हेडक्वार्टर है इसे शिमला शिफ्ट करते हैं, और समर कैपिटल बनाया जाता है। जो गर्मी के दिन में कैपिटल होगा वो शिमला में ही बनाया जाता है। और बहुत सारे हिल स्टेशन जो हिमालय के फुट हिल्स में है उसके निर्माण कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है।
और जो तोपखाना बंगाल में पहले होता था हेडक्वार्टर, उसको मेरठ में शिफ्ट किया जाता है। आप देखेंगे 1857 की क्रांति भी मेरठ से स्टार्ट होती है। और सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद ही महाराजा दिलीप सिंह से पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है, आज़ाद कर लिया जाता है, और कोहिनूर का डायमंड है उसे ब्रिटेन में सौंप दिया जाता है, हैंडेड कर दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है डलहौजी के कार्यकाल में ही। और ये सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एवरी प्रोविंस में स्टार्ट करते हैं, जिसके तहत बहुत सारे निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में 2 कैनाल का निर्माण किया जाता है, गंगा कैनाल और बड़ी दोआब कैनाल। दोआब उसे बोलते हैं जो 2 नदियों के बीच का जगह हो, उसे दोआब कहा जाता है। तो गंगा कैनाल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में निर्माण किया जाता है, और बहरी दोआब पंजाब में निर्माण किया जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में, डलहौजी के कार्यकाल में। तो एग्रीकल्चर में रिवेन्यू को स्टार्ट करते हैं और रिफॉर्म लेकर आते हैं एग्रीकल्चर में। तो इनके द्वारा भी, इसलिए इन्हें भारत का, आधुनिक भारत का निर्माता भी डलहौजी को कहा जाता है। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है मेंस में। और इन्हीं के समय कलकत्ता और मुंबई और कराची जो हार्बर पोर्ट होते हैं उसको डेवलप किया जाता है, मैरीटाइम शिप को मॉडर्नाइज भी किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन इस तरह स्टार्ट हो जाता है, और ये भी इंडिया में उसको डेवलपमेंट के दिशा में लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर इनके बाद, डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। बेंटिंग के बाद ये सबसे लास्ट गवर्नर जनरल, और ये 1858 एक्ट के द्वारा, जिससे गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाएगा, उससे फर्स्ट वायसराय बनाए जाते हैं। और कंपनी के जो पूरी तरह मोनोपोली है, जो कंपनी एक क्राउन का एक पॉपेट हो जाती है, जो भी यहाँ ब्रिटिश पीपुल या ट्रेडर यहाँ ट्रेड करते हैं वो क्राउन के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और ये लास्ट गवर्नर ऑफ, इस तरह से कंपनी के लास्ट गवर्नर होते हैं। तो मैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में विशेष जो भी होगा वो वायसराय के सीरीज में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना। होप यू ऑल एंजॉय दी लेक्चर्स। थैंक यू।